ओके, आज हमारी सेकेंड क्लास होगी. सो लेट मी जस्ट सेट अप दिस स्लाइड शो. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन. आई होप सबको दिख रहा होगा. दिख रहा हो तो एक बार बता दीजिए. हाँ जी, ऑनलाइन दिखाई दे रहा है. सर कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा है. प्रेजेंट नहीं हो रहा. ओके, नहीं. रुकिए हम करते हैं. फाइन. सो ठीक है, आई होप अभी कुछ आ रहा होगा. यस, अब शायद आपको दिख रहा होगा, कुछ प्रेजेंट हो रहा होगा होपफुली. Yes, sir. यस. यस सर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सेकेंड क्लास ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे. कुछ 3-4 चैप्टर्स अच्छे अच्छे यहाँ पे पढ़ लेंगे. कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड. कुछ जनरल कॉन्सेप्ट वो भी ध्यान में रखेंगे. वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी. बता दूंगा जहाँ पर जितना आपको याद करना है. जो नहीं याद करना है वो भी बता दूंगा. ठीक है. तो जो सबसे पहली चीज़ हमको देखनी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये एक जो फ्रेज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 1980s में हमारे सामने आता है. और एक रिपोर्ट थी उस समय पे, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर. आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे. कम आ रही है. ओके. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. ठीक है, ऑनलाइन में अभी दिख रहा है क्या जो कुछ भी चल रहा है कुछ स्क्रीन पे? यस. यस सर. यस सर. ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक रिपोर्ट थी. इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर. कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना है इसको. इसका नाम, इसको ब्रंटलैंड कमीशन नाम की एक बॉडी थी जिसने बनाया था 1987 में. और उन्होंने एक डेफिनेशन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो पहली लाइन में दी हुई है. उसके 2 कीवर्ड्स वहाँ पे दिए हुए हैं कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स यू हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट. 2 कीवर्ड्स अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो इस डेफिनेशन का जो सार है वो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. और वो ये है कि भैया फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं वो तो अपना काम कर पाएँ, इतना कम से कम उनके लिए छोड़ के जाना चाहिए. इतनी हेरिटेज उनके लिए छोड़ के जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा इन्वायरमेंट आप ख़त्म कर दो और उनके पास में कुछ ना बचे. ठीक है. बेसिक आइडिया उसका ये था. एंड ऑफ कोर्स जो
ठीक है, जो ये आइडिया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसके बाद में एक समिट आता है जो बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं अर्थ समिट। कोई बता सकता है अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? रियो में, राइट? तो रियो डी जेनेरियो, करेक्ट करेक्ट, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 72? अरे नहीं नहीं, 87 में तो 92, राइट करेक्ट। सो 1992 में रियो में एक अर्थ समिट हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शायद इन्वायरमेंट में हम देखेंगे, एजेंडा 21 एक्सेट्रा, बट बेसिक जो उसका ग्राउंड वर्क था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही था। एक दो यहाँ पे कोट्स लिखे हुए हैं, वो कोट्स इसलिए लिखे हैं कि कई बार हो सकता है पीसीएस में ना पूछे, बाकी किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले, बट पूछ ले जाते हैं। आपके इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, एंड द सेकंड थिंग, एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी एवरीवेयर। ठीक है, तो ये दो कोट्स आपको ध्यान में करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एमडीजीज और एसडीजीज पे। आई एम ट्राइंग, एक सेकेंड, इसका ये जो इज इट नॉट वर्किंग? ठीक है, दोबारा शेयर करते हैं। शायद दिख जाएगा। ठीक है, फाइन, ओके। सो एमडीजीज एंड एसडीजीज, ये इन्होंने टारगेट्स रखे थे इन द ईयर 2000। इन्होंने बोला कि हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नाम के कुछ गोल्स रखेंगे, जिससे वर्ल्ड में सर्टेन टारगेट्स, उन्होंने कुछ 8 गोल्स रखे कि उन गोल्स को हम अचीव करेंगे ताकि दुनिया में पॉवर्टी ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को प्रमोट करना है, एंड इतना कम से कम जो चीज़ें हैं, जो पॉवर्टी है कम से कम वो एलिमिनेट होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट ईयर रखा गया 2015। 2015 खत्म हो गया, लेकिन ये टारगेट्स पूरी तरह अचीव नहीं हुए। कुछ जगहों पे अचीव हुए, कुछ जगहों पे नहीं हुए। तो अल्टीमेटली इन्होंने कुछ नए टारगेट्स रखे हैं जो अभी हमारे लिए चल रहे हैं 2013 तक, अगले 15 ईयर की ड्यूरेशन तक, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज। यूपीएससी पीसीएस आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप, ये 16 गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। इन 17 गोल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स कम से कम आपको ध्यान होने चाहिए, मतलब रट जाएं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे गोल 1, गोल 2, इस तरह की चीज़ें अगर आपको रट जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आपसे पूछ सकता है कि भैया गोल 1 एसडीजी में क्या है, उसको कुछ मन नहीं आएगा तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, जो टारगेट्स हैं चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हैं, तो इंडिया में हमारी प्लानिंग है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसने भी अपने प्लान्स में को इंक्लूड किया है। अब पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन था, वो प्लान्स बनाता था, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान एक्सेट्रा। जब नीति आयोग हुआ तो उसने प्लान बंद नहीं किए। ऐसा नहीं कि नीति आयोग प्लान नहीं बनाता, प्लानिंग दूसरे तरीके से करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग, मतलब इंडिकेशन देता है कि ये पॉलिसीज आपको लगानी चाहिए और आपके टारगेट्स कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, सो नीति आयोग बिलीव्स इन इंडिकेटिव प्लानिंग, और उस प्लानिंग में 3 तरह की रिपोर्ट्स वो लेकर के आता है, या 3 तरह के प्लान स्केल लेकर के आता है। एक को बोलते हैं 3 ईयर एक्शन प्लान, दूसरा है 7 ईयर स्ट्रैटेजी, और तीसरा है 15 ईयर विजन। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए है 3 ईयर्स के लिए, दूसरा मीडियम टर्म के लिए है 7 ईयर्स के लिए, तीसरा लॉन्ग टर्म के लिए है 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे गोल्स जो हैं नीति आयोग के इन प्लान्स में, विजन में, स्ट्रैटेजी में डाले गए हैं कि किस तरीके से अचीव करने हैं। ठीक, उत्तराखंड में एक डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड विजन 2030, उसमें भी इसको डाला गया है। वो डॉक्यूमेंट हम देखेंगे नहीं, काफ़ी पुराना भी हो गया है और आई डोंट थिंक कि बहुत उसका कुछ यूज़ भी है। ओके, अब एसडीजीज हैं क्या क्या, इसको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एसडीजीज हैं, वैसे तो 16 लिखे हुए हैं, सारे नहीं याद करने, कुछ ही लिखने हैं। जैसे पहला देखो, नो पॉवर्टी। ठीक है, सेकंड जीरो हंगर, कम से कम ये दोनों तो याद में रखोगे कि गरीबी और भूखमरी खत्म हो जाए। एकदम जो एब्सोल्यूट लो लेवल की गरीबी है ना, कि
उसकी डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, दिन में जो 100 रुपये भी नहीं कमाता, ठीक है, वैसे उससे ज़्यादा की है वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन, बट जो आपके हिसाब से देख लो 100 रुपये भी नहीं कमाता, उसकी भी गरीबी उतनी भी स्थिति ना रहे किसी की, कम से कम उससे एक लेवल से ऊपर आ जाए कि इसको फूड सिक्योरिटी की भी इशू ना हो, खाने का कम से कम उसको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे थर्ड है आर्थिक विकास रोजगार सृजन, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें दिया नहीं है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में, बट इसमें एक रिपोर्ट को मेंशन किया हुआ है नीति आयोग की। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे उत्तराखंड के 8 जिलों में, 8 हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, ये जो रोजगार वाला है ना, गोल 8 रेड में है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। बाकी 2-3 जिलों में ठीक है, मतलब हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, इट्स स्टिल फाइन, बाकी जगहों पे काफ़ी खराब है। ओके, इसके अलावा आप क्या कौन कौन से रट लोगे बता देता हूँ। सामाजिक विकास में दे रखा है गोल नंबर 5, ये ध्यान में कर लेना। उसके बाद में गोल नंबर 3 दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर में सस्टेनेबल हेल्थ, ये ध्यान में करना, ठीक है। फिर नंबर 4 है एजुकेशन, वो आपको ध्यान में करना। इसको इसलिए कह रहा हूँ ध्यान में करना क्योंकि ये यही नहीं, आप जब मेंस में आंसर भी लिखोगे ना पीसीएस या यूपीएससी के कि भाई एजुकेशन जो है वो एसडीजी में भी गोल नंबर 4 है, तो वो आपके आंसर को एक अलग से एक हेफ्ट देता है, एक ग्रेविटी देता है, वजन होता है आंसर में कि भाई कुछ लिखा है इसने, नहीं तो क्या लिखा है। सभी लोगों को पता है शिक्षा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज इज गोल नंबर 13, उसको किस तरीके से करना है। फॉरेस्ट, क्योंकि उत्तराखंड में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल नंबर 15 है यहाँ पे। एंड पीस एंड जस्टिस गोल नंबर 16 है। अगर बहुत नहीं भी करोगे तो कम से कम प्लीज़ इतना जरूर रट लेना। और चूंकि अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट है तो गोल नंबर 11, दैट इज़ अर्बनाइजेशन और किस तरीके से उसको सस्टेनेबल किया जाए, उसके बारे में ये गोल नंबर 11 है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 2018 में नीति आयोग ने पहली बार एक रिपोर्ट निकाली, उसको बोलते हैं बेस लाइन रिपोर्ट। बेस लाइन रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट होती है ना, बेस लाइन सर्वे होता है, जो इनिशियल सर्वे होता है, ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि इनिशियल कंडीशन क्या है। जब पहली बार हम कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उस समय कंडीशन क्या है, उसके लिए बेस लाइन रिपोर्ट होती है। सो वो इंडेक्स निकाला था नीति आयोग ने 2018 में। उत्तराखंड की रैंक थी 11। 2019 में भी सेम रैंक रही हमारी 11। 2020-21 में हमने काफ़ी ग्रोथ किया और हमारी रैंक थी 3, ठीक है। और अगर आप ये देख पा रहे होंगे, शायद ठीक से नहीं देख पाएंगे तो बाद में स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको। नंबर 3 पे 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक एंड उत्तराखंड, और टॉप स्टेट है केरला, ठीक है। तो और ऑब्वियसली लास्ट में मतलब एक्सपेक्टेड है बिहार है, और उसके ऊपर झारखंड है। अब मैं ये बार बार बता रहा हूँ रैंक 3 वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती से अगर आपने न्यूज़ पढ़ ली ना तो वहाँ रैंक 4 लिखा हुआ है। मैंने दुनिया भर की न्यूज़ में देखा रैंक 4 लिखा है, ठीक है। बट प्लीज़ इसको, ये जो मैंने आपको स्लाइड्स दे रहा हूँ, जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ये सब गवर्नमेंट का डेटा है, मैंने पीआईबी से निकाला हुआ है। रैंक 3 है आपका, ध्यान में करना, वहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। करंट रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें उत्तराखंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टर्म्स में, तो टॉप डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। एक्सपेक्टेड है, मतलब हमारी कैपिटल है तो सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे किसी और चीज़ की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, जस्टिस, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पॉवर्टी कम होगी, हंगर भी कम होगा तो लोग सरकार को कोसेंगे, ठीक है। और सबसे कम है, सबसे खराब स्थिति है उधम सिंह नगर की, लास्ट में देख रहे होंगे उधम सिंह नगर और चंपावत। ऐसा क्यों है अगर आप सोचो इन एरियाज़ में, हालांकि ये प्लेन एरियाज़ हैं, मतलब चंपावत का भी कुछ एरिया प्लेन है और उधम सिंह नगर तो प्लेन एरिया है, हरिद्वार भी नीचे है। तो इसका रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आपको दिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे माइग्रेंट्स भी दिखेंगे जो बाहर से आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वल्नरेबल होते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है और उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके हिसाब से एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। सो दिस इज जो लास्ट है वो ध्यान में कर लेना, पहला ध्यान में कर लेना, देहरादून एंड उधम सिंह नगर। ओके, अब आ जाते हैं
छोटी सी चीज़ पे जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप राशन की दुकान के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पर्पस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का? अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? आप अगर किसी टाइम पे देखो तो ऑल ओवर इंडिया ना बहुत सारे फेमाइंस पड़ते थे और लोग, लाखों लोग, एक दो नहीं, मतलब बंगाल में लास्ट फेमाइन वाज इन 1943, उसमें 30-40 लाख लोग मर गए थे। ठीक है, सो फेमाइंस ना आए या आए तो कम से कम उनको मैनेज हो जाए, इसके लिए एक सिस्टम शुरू किया राशन की दुकानों का कि सस्ते दर पे वहाँ पे राशन दिया जा सके। ठीक है, दैट वाज द ओरिजिनल पर्पज। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर देखा कि बहुत सारे लोग देश में गरीब भी हैं, तो उनके लिए अब राशन की व्यवस्था करनी है। अब पूरा एक राशन कार्ड का सिस्टम हो गया और साथ साथ में एक और पर्पस जुड़ गया कि जो किसान इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका क्या होगा, तो प्रोडक्शन उनसे खरीदना पड़ेगा। उत्तराखंड में ऐसा कम होता है, बट इफ़ यू गो टू हरियाणा, पंजाब, यूपी, बाकी के स्टेट्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है। जितनी भी आपकी एग्रीकल्चरल कमोडिटी हैं, वीट होगा या राइस होगा या कोई भी और चीज़ होगी, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, अपने गोडाउन्स में रखती है। उसके लिए पूरी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर रेशन शॉप्स के थ्रू उसको बेचती है, तो 18-19 रुपए में खरीदती है और 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में बेचती है। बेसिकली लोगों को, इंडिया में करीब 50% लोग ऐसे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, चाहे उनकी इनकम कम हो या बिल्कुल भी ना हो, कुछ ना कुछ उनको मिल पाता है। ठीक है, खाने के लिए। सो एनीवेज इसके लिए एक एक्ट भी आ रखा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अगर आप देखोगे तो उसमें 3 तरह के हाउस होल्ड्स देखे बनाए गए हैं। हाउस होल्ड्स मतलब कि जो राशन कार्ड की यूनिट होती है ना, वो हाउस होल्ड होती है, फैमिली। ठीक है, तो 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं, उनके कलर यहाँ लिखे हैं। अब उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो कभी देखेंगे बाद में इकोनॉमिक्स वगैरह में। यहाँ पर केवल कलर याद कर लो, उत्तराखंड में किसका कलर कौन सा है। अंत्योदय का ऑल ओवर इंडिया पिंक कलर का होता है। अंत्योदय मतलब एकदम ही गरीब होते हैं, जो 1 रुपये किलो जिनको मिलता है। ठीक है, उनका कोटा अलग होता है, रेट अलग होता है। फिर जो नॉर्मल, जैसे हम आप लोग हैं, हो सकता है हम में से भी कई लोग ऐसे हों जिनके घर में राशन कार्ड हो, मेरे घर में है, बेशक हम उससे राशन ना लेते हो, उसको बोलते हैं APL का राशन कार्ड। ठीक है, अब पॉवर्टी लाइन वाला राशन कार्ड। स्टेट फूड स्कीम में आता है, येलो कार्ड बनता है, उसके येलो कलर का होगा आपके घरों पे। ठीक है, और फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आते हैं, उनका वाइट कलर का होता है। तो खैर NFSA में क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें विल सी इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, कुछ नए इनिशिएटिव्स अभी हाल में किए गए हैं PDS के लिए, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो वो ध्यान में करना कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है कि विच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इन उत्तराखंड रिसेंटली फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ PDS, एफिशिएंट वर्किंग ऑफ PDS। ठीक है, तो अगर इनमें से है तो आप टिक कर सकते हो, इनमें से नहीं है तो वो नहीं है आंसर। ठीक है, एनीवेज पहली चीज़ है डेटा डिजिटाइजेशन एंड आधार सीडिंग। बहुत सारा न्यूज़ में था ये, एस यहाँ पे गायब है, बट आई होप। खैर, आधार सीडिंग का मतलब है कि हर राशन कार्ड में ना आधार नंबर जोड़ दिया गया है। बिना आधार कार्ड के अब राशन कार्ड नहीं चलता, आपको राशन नहीं मिलेगा। इसका कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको पता होगा 3 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे जो बाहर कर दिए गए थे, न्यूज़ में काफ़ी आया था बीच में। ठीक, सो दैट इज़ बेसिकली डिजिटाइजेशन। ताकि पहले क्या होता था ना, लोग एक ही घर में 2-3 आधार कार्ड भी रख के बैठते थे आराम से, मतलब एक्स्ट्रा राशन ले रहे हैं या फिर कुछ और अपना फर्जीवाड़ा चल रहा है, उससे गवर्नमेंट से राशन उठा लिया FCI से कि मेरे पास 5000 राशन कार्ड है, वहाँ रहते 3000 आदमी हैं, 2000 का राशन मार्केट में बेच दिया। ठीक है, तो उनको जो ये लीकेजेस हैं सिस्टम में, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, उसको दूर करने के लिए आधार को जोड़ा गया। हालांकि उसके भी इश्यूज़ हैं, वो सब आप नो डाउट आपने पढ़े होंगे कि सबके बायोमेट्रिक नहीं लगते और सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें। एनीवेज, दूसरा FPS ऑटोमेशन। FPS मतलब फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान। ठीक है, सस्ते गल्ले की दुकान कहते हैं, हिंदी में लिखा होता है बाहर। तो FPS को ऑटोमेट कर दिया है, उसमें बायोमेट्रिक लगा दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर दिए, लैपटॉप, प्रिंटर, सब कुछ उनको दे दिया, सरकार ने फ्री में दिया है, ताकि अगेन यही चीज़ें ना हो, लीकेजेस सिस्टम में कम से कम हो। जिसका है तो उसके पक्की रसीद है, उसके अंगूठे लग करके ही उसको राशन मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूजिंग ऑनलाइन टूल्स।
अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि भाई एफसीआई के गोडाउन से अगर फेयर प्राइस शॉप तक जो भी सामान आ रहा है उसकी भी ट्रैकिंग हो। पता चला वहाँ से 4 ट्रक चले, यहाँ 3 ही पहुँचे, एक बीच में ही गायब हो गया, तो उसको भी ट्रैक किया जाता है ऑनलाइन टूल्स के थ्रू, जीपीएस वगैरह लगा करके कि प्रॉपर सही जगह पे पहुँच रहे हैं कि नहीं ट्रक। ठीक है। एक नई स्कीम लास्ट ईयर चालू की गई थी, उसको बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। ऑल ओवर इंडिया चालू हो गई, उत्तराखंड में भी जुलाई में हमने शुरू कर दी है। मतलब ये है, जैसे आप देखोगे उत्तराखंड में जो हमारे अधिकतर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं बिहार से आते हैं, उनको वहाँ पे शायद 2 रुपये किलो चावल मिलता होगा, लेकिन वो रह तो यहाँ पे रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सस्ते दाम पे चावल गेहूँ नहीं मिलता था। तो आपको ये बोला गया कि आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, आप देश में कहीं भी जाकर के उससे गेहूँ और चावल ले सकते हैं। ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड भी लास्ट ईयर शुरू हो गया है। कोविड आया तो कोविड के इम्पैक्ट में 2-3 चीज़ें और की गई, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू भी, और इन जनरल ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। पहला है एक जो ये स्कीम है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, सुना होगा आपने कि राइस और दाल है ना, ये सब दे रहे थे वहाँ पे, मुफ्त में दे रहे थे कि भाई ले जाओ इतना राशन, बेशक आपके पास पैसे ना हो लेकिन खाने के लिए तो होना चाहिए। सेकंड, आत्मनिर्भर भारत योजना। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फंस गए थे यहाँ पे या बाहर से आए थे, इमिग्रेंट्स थे, उनके लिए भी 2 महीने चलाया गया था लास्ट ईयर, इस साल नहीं है बट चलाया गया था उस समय पे। एंड देन लॉकडाउन के टाइम पे ना फेयर प्राइस शॉप के थ्रू, क्योंकि सप्लाईज तो कहीं मिल नहीं रही थी शुरुआत में, अगर आप देखोगे उस समय पे, तो उनके थ्रू उन्होंने सारी सप्लाई करनी शुरू करी। होम डिलीवरी करते थे उस समय पे, अभी नहीं है, उस समय था कि भाई होम डिलीवरी सारी चीज़ों की हो रही। आत्मनिर्भर भारत एक अलग चीज़ हो गई, ये फूड के लिए एक अलग बनाया था, उसका भी नाम आत्मनिर्भर भारत था। ऐसा है कई सारी स्कीम्स में ना, दो नाम, मतलब 2 स्कीम्स का एक ही नाम भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये केवल पीडीएस के लिए आत्मनिर्भर भारत वाली है। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में है कि भाई हम इंडिया में ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करें, बाहर से इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, या अपने लिए कम से कम सारी चीज़ें खुद ही बना लें। आत्मनिर्भर भारत, हाँ, इसमें क्या था, इसमें जो यहाँ पर फंस गए थे या जो इमिग्रेंट्स आए थे उनको राशन दे रहे थे, 5 किलो चावल 1 किलो दाल ऐसा प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, चलो ठीक है। अभी एग्रीकल्चर में आए तो थोड़ी सी लैंड होल्डिंग की बात करते हैं। पता होगा आपको कि किसी टाइम पे जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड थी कुछ ही लोगों के पास में, यानी ज़मींदार होते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, बाकी लोगों के पास कम ज़मीनें होती थी। फिर हम लोग लेकर के आए इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स, उसके लिए एक एक्ट आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, नोट कर लो, ZALR एक्ट। लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तराखंड वर ब्रॉट बाय ZALR एक्ट। ZALR का मतलब होता है जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। ZALR एक्ट 1952 यूपी का एक्ट है ये। ठीक है, उत्तराखंड में भी लागू होता है अभी भी। 52 का एक्ट है। उसमें क्या कहा गया कि पहले जो ज़मींदार थे, बोला अब कोई ज़मींदार नहीं होगा। पहली चीज़, जो टैक्स होगा वो कम से कम होगा। पहले क्या लगान बहुत ज़्यादा होता था, पिक्चर भी है ना, 2 गुना लगान देना पड़ेगा, या इस तरह के उसमें डायलॉग्स भी हैं। तो बेसिकली जितना आप अनाज उगाते थे उसका 50% सरकार ले लेती थी। उन्होंने कहा बहुत कम, किसी के पास अगर यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड हो तो उसको पता होगा बहुत ही कम लेते हैं, 5-10 साल में आकर 20-30 रुपये ले जाते हैं। यस, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो ZALR एक्ट में पहली चीज़, ज़मींदार हटा दिए गए, जो इंटरमीडियरीज थे उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। दूसरा, इसमें जो लैंड थी ना उस पर एक सीलिंग लगा दी, CEILING। सीलिंग का मतलब होता है छत, कि एक आदमी के पास में मैक्सिमम इतनी लैंड हो सकती है, उसको हिंदी में बोलते हैं हदबंदी, है ना। हद मतलब सीमा, लिमिट, इस लिमिट से ज़्यादा किसी के पास में लैंड नहीं हो सकती है, कि 12.5 एकड़, इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड एक पर्सन के पास नहीं हो सकती। फिर लैंड बच गई बहुत सारी, क्योंकि कई लोगों के पास इससे ज़्यादा थी ज़मींदारों के पास में, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया उन लोगों को बाद में जिनके पास में लैंड कम थी।
सो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये है, ठीक है। और जो उसका बेसिक आइडिया है वो ये है कि भाई जो खेत में काम कर रहा है उसके पास में ज़मीन होनी चाहिए, न कि जो चुपचाप बैठे बैठे खा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो खेत में काम कर रहा है उसके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर उसका ज़्यादा नहीं है, 10 बीघे का ही खेत है, तो वो 10 बीघे के खेत में ट्राई करेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा उगाऊँ, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा, ठीक है, जब उसका अपना लैंड होगा, ओन लैंड होगा। तो अभी करेंटली अगर देखा जाए उत्तराखंड में लैंड होल्डिंग किस तरीके की है, तो बेसिकली 3-4 तरीके में इसको बांटा जाता है। एक तो मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। आप देखोगे सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो 4 कॉलम बने हुए हैं ऊपर से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और योग। अनुसूचित जाति इज SC, अनुसूचित जनजाति इज ST, अन्य इज अदर्स एंड योग इज टोटल, ठीक है। फिर ऊपर से रोज देखोगे तो सबसे ऊपर लिखा है सीमांत। 1 हेक्टेयर से कम जिनकी लैंड होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम लैंड वालों को बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स, 100 मीटर बाई 100 मीटर, ठीक है। तो अधिकतर लोग आप देखोगे टोटल जो नंबर ऑफ प्लॉट्स है या नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 6,59,000 जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं। और अगर नीचे देखोगे तो टोटल 10 लाख भी नहीं है, 8,81,000 है। सो लार्ज नंबर, लार्ज परसेंटेज, मोर देन इवन 50%, ठीक है। 50 या 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक। फिर स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर का प्लॉट जिनके पास में होता है, ठीक है। चाहो तो नोट कर सकते हो उसको अपनी किताब में, या स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। मार्जिनल हो गए 1 हेक्टेयर से कम, स्मॉल हो गए 1 to 2 हेक्टेयर्स। 2 हेक्टेयर से जो बड़े होते हैं ऑलमोस्ट 10 हेक्टेयर्स तक, उनको बोलते हैं मिडिल, है ना। एंड 10 हेक्टेयर से ज़्यादा को बोलेंगे आप लार्ज लैंड होल्डिंग्स, मीडियम साइज्ड लैंड होल्डिंग्स एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स। तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड 888 हैं, 888, 8,80,000 में से 880 हैं, ठीक है। तो 1% भी नहीं है, 0.1% है। अधिकतर जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल, करेक्ट। अच्छा 888 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके दिमाग में मैंने ये ड्रिल करना है कि स्मॉल एंड मार्जिनल सबसे ज़्यादा हैं, तो जो पॉलिसी होगी वो उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए, एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा क्या है कि जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं वो तो कुछ भी उगाएंगे, उनको प्रॉफिट होना ही है। वो गन्ना उगा लें, धान उगा लें या वीट उगा लें, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो स्मॉल हैं, मार्जिनल हैं, उनके पास इतनी चॉइस नहीं है। दे हैव, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनको वो उगाने के लिए इनकरेज करे जिससे उसमें फ़ायदा हो, ठीक है। कम प्लॉट में, कम लैंड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ऐसी उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है वो पॉलिसी, आप देखोगे। अब पॉलिसीज़ क्या है कि आपको वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे उगाने हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे उनको प्रमोट करना है, इनकरेज करना है, जो कि हाई वैल्यू हैं, ठीक है। अभी करंटली अगर आप देखोगे क्रॉपिंग पैटर्न हमारा यहाँ पे दे रखा है, सबसे ज़्यादा एरिया में 31% एरिया में हम वीट उगाते हैं, गेहूँ। उसके बाद है आपका राइस, धान 23% में। ये दोनों ही उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं जिनके पास में लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं। तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर, तुम उसमें क्या उगाओगे, क्या खाओगे और क्या बेचोगे, सरप्लस होना चाहिए ना, तभी तो बेचोगे। दूसरी बात यह है पीडीएस से 2 रुपये किलो मिल रहा है, तुमसे कोई क्यों खरीदेगा, गांव में तो खरीदेगा नहीं। प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम होना चाहिए, पहाड़ों में प्रोक्योरमेंट तो है नहीं, समझ रहे हो बात को। सो वीट एंड राइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको वो चीज़ें चाहिए जो कि पहाड़ों में हो सकें, स्मॉल लैंड होल्डिंग जो प्लॉट्स है वहाँ पे हो पाएँ और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन उनको हो पाए। तो कुछ चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। एनीवेज
एक चीज ध्यान में रखना कि पॉपुलेशन विच वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग, जनरली इट शुड डिक्रीज. I mean all over the world after industrial revolution population dependent on agriculture decreased, but we never had an industrial revolution. At national level if we see 20% of the GDP is from secondary sector, manufacturing जिसका मेन है, ठीक है, 20% only. इंडस्ट्रियल नेशंस में 60-70% है, चाइना की बात करोगे 60-70% है, हम 20% पे हैं. और उतने ही लोग उसमें काम भी करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स जनरेट होती है. चाइना में 60-70% लोग आज की डेट में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कम है, ठीक है. यूएस में देखोगे एग्रीकल्चर में 2% लोग काम करते हैं, 2 to 3%. पूरे यूएस को खाना खिलाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं. उत्तराखंड की बात करो, कंट्री की तो छोड़ दो, उत्तराखंड में अभी करेंटली 31% लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. दिस इज व्हेन एग्रीकल्चरल लैंड इज डिक्रीजिंग. If you see last 10-20 years, the trend is that the land is decreasing and more people are becoming dependent on land. मतलब क्या है, अगर जब भी हम एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. जिसके पास कोई काम नहीं है वो खेती आके करने का बहाना ही कर रहा है, कर नहीं रहा है, तो ठीक है. ओके, अभी भी इनफैक्ट जो अभी वापस आए थे उनमें 25% लोग, उनका सर्वे किया सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एग्रीकल्चर में काम करना चाहेंगे या एलाइड सेक्टर्स में. तो सरकार ये ट्राई कर रही है कि आप एलाइड सेक्टर्स में जाओ, एग्रीकल्चर में मत जाओ. तो इस स्लाइड से आपको 2-3 चीज़ें जो फैक्ट ध्यान में रखने हैं. एक तो एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट डिक्रीज हो रही है. दूसरा, कौन कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादा उगाई जा रही. थर्ड नंबर पे देखोगे तो मडुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रागी. मडुआ नहीं लिखा होगा अंग्रेजी में, ठीक है, रागी. कर्नाटक में ज़्यादा होता है, उत्तराखंड का 3rd प्लेस है उसको उगाने में. तो रागी हमारे यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है पहाड़ों में एक्सक्लूसिवली, मैदानों में वो करता ही नहीं कोई. मैदानों में लोग बाजरा वगैरह उगाते हैं या जौ उगा लेते हैं. फिर केन, शुगर केन एक्सक्लूसिवली मैदानों में मिलेगा. आप यहाँ चले जाओ, डोईवाला, आगे हरिद्वार, रुड़की, है ना, इन सब एरियाज़ में गन्ना बहुत होता है, शुगर केन ये लोग करते हैं. कैश क्रॉप है, आराम से पैसे मिल जाते हैं. पहाड़ों के लिए सक्सेसफुल नहीं है. अब कुछ स्कीम्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, ठीक है. तो पहले सेंटर की बात करें, कुछ स्कीम सेंटर की हैं. यहाँ पे देखें, पहला है पीएम किसान. फुल फॉर्म क्या होता है इसका? हाँ, किसान सम्मान निधि. किसान सम्मान निधि, जो ये किसान लिखा है ना, KI इज किसान, SA इज सम्मान, N इज निधि, PM किसान, ठीक है. हाँ, ये मतलब मोदी जी ने ना 1-2 आदमी, हाँ, टीम बिठा रखी है जो खाली ये बनाएगी, एक्रोनिम बनाए और हम लोगों को टॉर्चर करे कि तुम लोग रटो, इसको रटो. आजकल तो फिर भी कम कर दिया है, लेकिन गजब है भाई, मतलब है. हाँ, नहीं, खैर मतलब एक शौक होता है अपना अपना. तो मोदी जी का ये शौक है कि एक्रोनिम्स में चीज़ें चलती रहें और कुछ कुछ एक बढ़िया नारा आ जाए तो और भी अच्छा है. अभी हम देखेंगे आगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, नारा है. तो खैर, PM किसान मानधन योजना, ये सेकंड स्कीम है किसानों के लिए. क्या है? पेंशन प्लान है बेसिकली किसानों के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो है नहीं, तो वो उसका जब मन करे, जब पैसा हो तब उसमें पैसे कुछ डालते रहे, बुढ़ापे में उसको थोड़ी पेंशन मिल जाएगी, ठीक है. थर्ड इज, अब ये बड़ा चीज़ है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है. इसके नीचे 3-4 चीज़ें हैं. आप देखोगे कभी पहाड़ों में अगर गाड़ी चलाते हुए जाओ ना, तो आपको इसके बोर्ड भी दिख जाएंगे. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट पहाड़ों में कम है. जो सेकेंड है इसमें, परंपरागत कृषि विकास योजना, उत्तराखंड में अच्छी चल रही है. कहने का मतलब है कि यहाँ जो ट्रेडिशनली जो एग्रीकल्चर होता है ना, अभी हमने मडुआ लिखा था, वैसे ही बहुत सारी क्रॉप्स हैं. तो गवर्नमेंट कह रही है कि इनको ऑर्गेनिक सर्टिफाई कर लो, इसके लिए सीड्स ले लो, कुछ हमसे जो इसमें इनपुट्स चाहिए वो ले लो. तो ये करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है उसके लिए, उसके अंडर में इसको किया जाता है. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट में ऑफकोर्स क्या करेंगे आप, चाल खाल बनाओगे, गूल वगैरह बनाओगे कि हाँ भाई ठीक है, पानी आता रहे आपके पास में, जब बारिश है तो ठीक है. क्योंकि एक्चुअली में मतलब यहाँ पे अभी दिया नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर में लगभग 100% जो लैंड है इट इज़ इरीगेटेड लैंड. सब जगह कैनाल्स हैं हरिद्वार में, एवरीवेयर यू विल फाइंड अ कैनाल.
देहरादून से नीचे डोईवाला में भी आपको कैनाल मिल जाएगी, देहरादून में भी बहुत सारी थी, ठीक है। लेकिन पहाड़ों में जाओगे 20% 30% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको कैनाल्स नहीं मिलेंगी, ठीक। तो वो भी हमारी रेन फेड एग्रीकल्चर होती है पहाड़ों में। थर्ड है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल को एनालिसिस करके, लैब टेस्टिंग करके ये पता चल जाए कि किस तरह की सॉइल है, उसमें किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए और बेटर करने के लिए प्रोडक्टिविटी, और कौन कौन सी आप उसमें फसल उगा सकते हो, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ के लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, एक और है सेंट्रल स्कीम, इसका नाम है इनाम। ई नाम क्या क्या है ये? हाँ, मतलब फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसमें 16 एपीएमसी मंडी जुड़ गई उत्तराखंड की। एग्रीकल्चर दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट, पूरे किसान वहाँ बैठे हुए हैं 6-8 महीने से, और इतना न्यूज़ में आया है ना, किसान बिल, ये वो, एपीएमसी मंडी वगैरह दुनिया भर का, बहुत ही मतलब मुझे लगता है पूछेगा जरूर, कैसे इग्नोर करेगा, इतना न्यूज़ में आया है, ठीक है। क्योंकि जैसे कोविड के टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं आया कोविड में, यूपी सिविल सर्विसेज में नहीं आया, लेकिन बाकी एग्जाम्स में आया। ऐसा है ना, आप सारे फॉर्म भरोगे उत्तराखंड के, लोअर, अपर, आरओ, एफआरओ, और भी आ रहे हैं जो भी, किसी में तो फंसेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, उसमें तो ऐसे आया था। सो बेसिकली क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स हैं, जो भी यहाँ पढ़ रहे हो ना, कहीं ना कहीं फंसेगा, ठीक है। तो एनीवेज, क्योंकि वो भी कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे एक लिमिट है ना। अच्छा, एपीएमसी क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, यानी जहाँ पे मंडियों में आप अपना एग्रीकल्चर का बेच सकते हो। अब तो कहीं भी बेच सकते हो, मतलब रूल्स नहीं आए, हालांकि सस्पेंड हो रखे हैं, बट उसके पहले भी कहीं भी बेच सकते थे अधिकतर जगहों पे। सो ई नैम क्या करता है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप चले जाओ और वहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया प्राइसेस क्या चल रही है मंडी पे, किस मंडी में बेचना है, किस मंडी पे नहीं बेचना है। एक मार्केट बना दिया, जैसे शेयर मार्केट होता है ना ऑनलाइन। पहले तो वो क्या करते थे, शेयर मार्केट मुंबई में था तो वहीं पर जाना पड़ता था या टेलीफोन करके उनको ऑर्डर देना पड़ता था, अभी ऑनलाइन हो गया है, तो वैसे ये भी अब ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर पीएम फसल बीमा योजना, नाम से ही क्लियर है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फसल बीमा योजना मतलब आपने क्रॉप उगाई, उसमें इतनी मेहनत करी, एंड टाइम पे आग लग गई, बारिश ज़्यादा हो गई, क्रॉप ख़राब हो गई, आपको 40% आपकी क्रॉप बची, तो एक लिमिट से अगर ज़्यादा क्रॉप डैमेज हो गई तो आपको इंश्योरेंस गवर्नमेंट देगी, उसका इवैल्यूएशन करके उसका प्रीमियम आपका बांध दिया कि 5,000 रुपये जमा कर दो, अगर आपकी क्रॉप ख़राब हो गई तो आपको 1,00,000 रुपये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन, कि आपको रिस्क ना रहे कि किस तरीके से आप मतलब एक इनकम का रिस्क ना रहे, ठीक है। पहले कहते थे ना कि बचपन में जब छोटे थे तो एक एस्से लिखते थे, इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑन मानसून, सबने लिखा होगा ऐसे, हो सकता है बचपन में, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है कि मानसून अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, खराब हो गया, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बारिश हो गई तो प्रोडक्टिविटी ख़त्म, और उससे किसानों पे फर्क पड़ता था। तो इंश्योरेंस अगर रहेगा तो वो जुआ थोड़ा सा कम हो जाएगा, गैम्बलिंग थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी सी सर्टेनिटी कम से कम इनकम की रहेगी। ओके, इसके बाद है पीएम कृषि सिंचाई योजना। इरिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये कृषि सिंचाई योजना लेके आ रहे हैं। पहला है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अब नाम से पता चल रहा है स्कीम क्या है, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जब आप इरिगेशन करते हो, नॉर्मल तरीके से इरिगेशन करते हो, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप में बोला आप ड्रिप इरिगेशन करो, ठीक है, या फिर ऐसा इरिगेशन करो जिससे पानी कम से कम वेस्ट हो। आपने कभी देखा होगा ऐसे पाइप लगा देते हैं पूरे खेत में, वो थोड़े थोड़े देर में अपने आप चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उससे इरिगेशन होता रहता है, दैट इज ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। या सीधे जड़ों में ही पानी दे देते हैं, ऊपर से देते ही नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं होते उसमें, एक तो स्प्रिंकलर हो गया, दूसरे सीधे जड़ों में पानी दे दिया धीरे धीरे करके, क्योंकि बाकी जगह पानी पौधे क्या करेगा, नहाना थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो
पर ड्रॉप मोर क्रॉप में माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इसको प्रमोट करते हैं। फिर आ गया वाटर टू एवरी फील्ड। अब इसमें भी माइक्रो इरिगेशन को, जैसे पहाड़ों में आप कहो कि बड़ी बड़ी कैनाल बना लो, बना तो नहीं सकते, वहाँ पे क्या करोगे आप, एक प्रोबेबली पहाड़ की साइड में एक तालाब खोद दोगे और वहाँ से एक छोटा सा नहर निकाल दोगे, इसको गूल बोलते हैं पहाड़ों में ना, गूल। और जो इस तरह की नहर होती है उसको चाल खाल बोलते हैं। पूछ सकता है कभी एग्जाम में, तो ध्यान में रख लेना। जो हमारे वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं या मेथड्स हैं, चाल खाल, गूल, नौला, ठीक है, इनके थ्रू हम लोग करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब वाटरशेड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। मैं पिछली बार के पीसीएस की बात बताता हूँ, 2 अलग अलग पेपर्स में आई, मेंस की बात कर रहा हूँ। एक पेपर में आई, फिर दूसरे पेपर में आ गई वाटरशेड क्या होता है। तो वाटरशेड बेसिकली इट्स एलिवेटेड एरिया, पहाड़ होता है उसको वाटरशेड बोलते हैं, साधारण भाषा में बोला जाए, जिसके 2 स्लोप्स हों, ठीक है। अब उसको वाटरशेड क्यों बोलते हैं, जब भी बारिश होगी दोनों तरफ वहाँ से पानी बहेगा, आप उसे कलेक्ट कर लेते हो, कर सकते हो। और इसी तरीके से सारी नदियाँ निकलती हैं, या सारी नदियाँ कम से कम साउथ इंडिया में निकलती हैं, और नॉर्थ इंडिया में सारी नदियों में पानी बढ़ता है। इसमें बारिश का टाइम है, डिफरेंट वाटरशेड से आकर के, डिफरेंट वाटर बेसिन से आकर के पानी मिल रहा है गंगा रिवर में, बड़ी रिवर हो गई, ठीक है। तो उसको डेवलप करने की बात हो रही है कि वहाँ से भी हम लोग पानी इकट्ठा करके इरिगेशन वगैरह में लगाएंगे। तो इसके 3, ये बेसिकली जो बड़ी योजना है कृषि सिंचाई योजना, इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा चलो, ये तो नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात हो गई। अब हम बात करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस की, कि इनकी क्या कंडीशन है। तो मैंने कल भी बताया था, आज भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से फ्रूट्स उत्तराखंड में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोडक्शन के मैंने टेम्परेट फ्रूट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है पियर, हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। सेकंड नंबर पे है पीचेस, पीच को बोलते हैं आड़ू, और थर्ड पे है एप्पल, सेब, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अब एप्पल को बढ़ाओ, क्योंकि आड़ू और नाशपाती शायद उतने पैसे नहीं मिलते होंगे उसके, एप्पल महंगे होते हैं, वैल्यू बढ़ेगी, हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। और फिर फोकस कर रही है कीवी और स्ट्रॉबेरी पे, विलायती फ्रूट है ना, अंग्रेजी फ्रूट, कि इनके जो शौक वाले लोग हैं ना, कीवी खाते हैं लोग ना, एक एक कीवी आता है 30-32 रुपए का, सिंगल फ्रूट है ना। अब सस्ता हो गया है, अब तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है कि आप कीवी के पौधे लगाओ और उससे कुछ आपको अच्छा, मतलब 1 पेड़ 2 पेड़ 4 पेड़ लगा लो, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी यहाँ शायद पॉन्टा साहिब में काफ़ी होता है, और देहरादून में तो काफ़ी बिकता है। वो बढ़िया सा उसको ना ऐसा सजा देते हैं हार्ट शेप में। मैं एक बार लेके गया, मैंने कहा यार खा के देखता हूँ क्या चीज़ है ये खट्टा भाई किलो तो खरीदा ही नहीं, तो पाव भर लेके गए थे नहीं, वो पाव का बताते हैं और वो डब्बे में ऐसे पैक करके रखते हैं पाव भर। फिर लेके गए मेरे घर पे, मैंने शौक होता है ना कि यार स्ट्रॉबेरी पिक्चरों में भी दिखाते हैं रेड कलर का एकदम बढ़िया सा है, खा के देखा, मैंने कहा ये इसके लिए तो ना मसाला चाहिए इसको खाने के लिए, बिना उसके नहीं खा सकते, या इसका शेक वगैरह मिल्क शेक बनाओ तो बढ़िया है। तो एनीवेज, लेकिन शौक तो है सबको ना खाने का, अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि भैया स्ट्रॉबेरी उगाओ, जैसे पॉन्टा साहिब में होता है, उत्तराखंड में भी करो। ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात करें, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स, लीची, अगेन ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिस ऑर्डर में प्रोडक्शन है इसका। नंबर 1 पे मैंगो है, सिट्रस फ्रूट्स में सारे ही कुछ आ गया, नींबू, चकोतरा, नारंगी, मौसमी, जो कुछ भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, चूख तो यहाँ कौन खाता नहीं, वो तो पहाड़ों में होता है, वो सान के खाते हैं लोग, कुमाऊं नहीं खाते हैं वो, मिर्च और आपका गुड़ वगैरह डाल के खाते हैं। बड़ा सा नींबू होता है, नींबू ही बोलते हैं उसको। हाँ, नींबू तो मीठा होता है, तो वो चकोतरा तो थोड़ा मीठा होता है, अलग होता है उससे। खैर, वेजिटेबल्स की बात करें, नंबर 1 पे आलू, पहाड़ी आलू प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो एक ऊपर बेल्ट है मुक्तेश्वर करके, कुमाऊं में, वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे टोमेटो, थर्ड पे पीस, पूछ लेगा वैसे, फर्स्ट ही पूछेगा, सेकंड थर्ड चाहे ना भी लिखो चलेगा। स्पाइसेस में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा स्पाइस का यहाँ प्रोडक्शन होता है जिंजर का, हिंदी में बोलते हैं अदरक,
ठीक है। सेकंड नंबर पर टर्मरिक या हल्दी। फिर 2 मेगा फूड पार्क्स लगाए गए हैं, काफ़ी सालों से वो 2 ही हैं, ठीक है। 2 बड़े बड़े यहाँ पे आयुर्वेद के बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उत्तराखंड में ना, अच्छी हैं, बड़ी मतलब नेशनल लेवल की कंपनियाँ। एक तो पतंजलि हो गई बाबा जी की हरिद्वार में, उन्होंने बहुत बड़ा फूड पार्क बना रखा है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा हिमालय आपको पता होगा, देहरादून की कंपनी है, मैं डॉक्टर का नाम भूल गया पर यहीं के एक डॉक्टर है, उनकी है, हाँ सैयद फारूक है ना। काशीपुर में उनको मेगा पार्क वहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो दोनों ही आयुर्वेद की जानी मानी कंपनियां हैं, ऑल ओवर इंडिया इनके अच्छे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो 2 याद कर लेना, पूछ ले भाई कहाँ पर है मेगा पार्क, तो ध्यान में कर लेना, काशीपुर में उनका, एक हरिद्वार में। एरोमेटिक प्लांट्स पे भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, नाम में ही है एरोमा, यानी हिंदी में कहते हैं सगंध, जिससे कुछ कुछ खुशबू आती है, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए एक प्लांट बोर्ड बनाया था, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड 2001 में, और देहरादून शिफ्ट कर दिया 2010 में, पहले कहीं और था। उसके अंडर में 3-4 बड़े बड़े सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स को पूछ लिया जाता है कि भैया ये कौन सी जगह पे स्टैब्लिश्ड है, तो ध्यान में कर लेना। पहला है, इसको जड़ी बूटी विकास केंद्र कहते हैं हिंदी में, हर्ब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट, दिस इज इन गोपेश्वर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसका वहाँ पे सेंटर है। फिर हो गया सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, यहीं सेलाकुई में है, कैप बोलते हैं, CAP, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, सगंध पौधा केंद्र हिंदी में बोलते हैं, सेलाकुई देहरादून में। देन भेषज डेवलपमेंट यूनिट, इसी तरह के पौधों को डेवलप करने के लिए ये देहरादून में इन्होंने स्टैब्लिश कर रखी है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, अच्छा यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, मतलब वो है ना, कुछ स्कीम्स या कुछ इस तरह के ब्रांड नेम्स जो आए हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान करना। पहला में लिखा है बकरौ मतलब बकरा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि हम पहाड़ी बकरे जो है ना उनको लेंगे, जो वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो भी किसान होंगे उनसे, और उनको हम मीट उसका हम प्रोवाइड कराएंगे, पहाड़ी बकरों का, मतलब एक अलग तरह का उसमें शायद कुछ होगा, लोगों को शौक होता है ना। कड़कनाथ मुर्गा है ना, क्रिकेट टीम को शायद वो खिला रहे थे बीच में, हाँ वहीं कहीं का है। यहाँ भी उत्तरा मुर्गा, उत्तराखंड में उत्तरा नाम से मुर्गा निकाल दिया था, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, अच्छा है आपने याद दिला दिया, नोट कर लेना। मुर्गे का नाम है उत्तरा, बकरे का जो मीट है उसका नाम है बकरौ, और जो मछली है ना उसके लिए उत्तरा फिश करके इन्होंने ऐसा निकाला है। हिमालयन ट्राउट एक फिश होती है, उत्तरा फिश ब्रांड नेम से उसको बेच रहे हैं। दीज आर ब्रांड नेम्स ऑफ उत्तराखंड का जो मीट है उसके ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। तो बकरौ, उत्तरा फिश और उत्तरा मुर्गे का नाम है, ठीक है। जो पहाड़ी जंगली मुर्गा कोई होता होगा उसमें शायद फैट कम होता है और मसल ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो जो मिल्च एनिमल्स की संख्या है, मिल्च एनिमल्स मतलब जो दुधारू पशु होते हैं, इनका दूध होता है, वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन संख्या उसकी कम हो रही है। तो बेसिकली क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं। एनिमल हस्बेंड्री में जाओगे ना, कम से कम उसमें 100 स्कीम्स लिखी हुई हैं। भेड़ बकरी देने के लिए किसी को कि भाई 50-50 चूज़े फ्री में दिए जाएंगे, ऐसी अलग अलग स्कीम्स हैं। कोई रटने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है उनको, क्योंकि जो एकदम ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती हैं या इंपॉर्टेंट होती हैं या लाइमलाइट में होती हैं वही पूछा जाता है, या ट्रेंड पूछ सकता है कि भाई मिल्च एनिमल्स की बढ़ रही है पॉपुलेशन, दूध के प्रोडक्ट घट रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, और इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। एंगलिंग, ये नई चीज़ आ गई, एंगलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। अब होता क्या है कि पहाड़ों में ना, विदेशों में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक कल्चर है, अमेरिका में स्पेशली कई सारी जगहों पे, कि जो फादर होता है वो अपने बच्चे को ना मछली मारने के सिखाता है। मतलब बचपन में उसको जब 6-7 साल का होता है उसको ले जाता है कि भाई ठीक है हम आपको बताएंगे मछली मारना क्या होता है, और उसी पे वो लोग बातचीत करते होंगे। जैसे हमारे यहाँ तो पिताजी मतलब इतना नहीं जाते साथ में, पीट भी देते हैं कभी कभी। वहाँ पर इस तरह की रिलेशनशिप नहीं होती है ना, वहाँ पर थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप होती है। तो वो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मछली मारना सिखाते हैं कि बेटा ऐसे मछली मारी जाती है, ऐसे पकड़ी जाती है, फिर उसको भून के खाते होंगे, उसको बोलते हैं एंगलिंग। उसमें भी एंगलिंग एक सब टाइप है कि आपने मछली पकड़ी, खाया नहीं, उसको छोड़ दिया, फिर जिंदा ही पकड़ी, जस्ट कि मुझे पकड़ना आता है,
और उसके बाद वापस उसको नदी में छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड एंगलिंग टूरिज्म। यू कैच द फिश एंड देन रिलीज इट। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका है, आप ये कह सकते हो फिशिंग का, या कुछ परसेंटेज होगा कि आपने ज़्यादा पकड़ ली तो एक आध खा लो, बाकी छोड़ दो वापस, ताकि वो जो इसका इकोसिस्टम है वो भी मैनेज होता रहे। नहीं तो होता क्या है, फिशिंग कभी कई जगहों पर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ ख़त्म हो जाती मछलियाँ, है ना। तो ये प्रमोट किया जा रहा है उत्तराखंड में, एंगलिंग टूरिज्म इसको बोलते हैं, ध्यान में कर लेना इसका मीनिंग क्या होता है। और एंगलिंग कार्निवल हुआ था 2020 में, ये हुआ था पौड़ी में, ठीक है। इस साल, पिछले साल हुआ तो अगले साल भी होगा, फिर पूछ लिया जाएगा कहाँ होता है, ठीक। ओके, बात करें फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट की, तो उत्तराखंड में कल भी मैंने आपको बताया था अबाउट 70-71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है, लेकिन जो फॉरेस्ट कवर है वो अराउंड 45% है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। टाइगर्स, अगर फॉरेस्ट में एनिमल्स की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे टाइगर्स में उत्तराखंड है, टॉप पे है एमपी, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे उत्तराखंड। कल भी हमने देखा था 442 टाइगर्स आए थे, अब बढ़ गए होंगे। कब आए थे? 2019 के सेंसस में। टाइगर का भी अलग से सेंसस होता है, उसके लिए उस समय पे ना क्वेश्चन भी आए थे, ऐप बनाया था अलग से, एम स्ट्राइप करके ऐप था, एम स्ट्राइप, एम मोबाइल, स्ट्राइप मतलब धारियाँ टाइगर में ना। ओके, फायर लाइन। अच्छा, फायर लाइन क्या होती है, कोई बता सकता है? फॉरेस्ट होता है, उसके बाद उसके बॉर्डर में कुछ एक एरिया खाली कर देते हैं, हाँ जी। क्लियर आउट कर देते हैं वेजिटेशन। इस साल आपने देखा होगा कि बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स हुई थी और अभी भी चल रही है, करेंटली इंडिया में नहीं है। हाँ जी, इजराइल, हाँ हाँ, कुछ एरिया मतलब इजराइल में तो फॉरेस्ट बहुत ही कम है, टर्की में बहुत ही कम है, वहाँ तो छोड़ दो, चाहे लग भी जाए, सारे उड़ जाए, फर्क नहीं पड़ता। अमेजन में चल रही है बहुत तगड़ी, ऑस्ट्रेलिया में चल रही है बहुत तगड़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा सीजन है थोड़ा सा, ठीक है। तो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इवन रशिया में अगर आप देखोगे पूरा जो उसका कौन सा टुंड्रा वाला एरिया है ना, टाइगा वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत खतरनाक आग लगी हुई है इस समय पे। तो आग को रोकने के लिए आप क्या करते हो, जंगल में आग को फैलने से रोकने के लिए आप कुछ एरिया क्लियर कर देते हो, एक लाइन बना देते हो। ये समझ लो जंगल के अंदर रोड बना दी आपने, ठीक है। आग लगी, रोड तक आके रुक गई, रोड के उस पार वाला जंगल बच गया, ऐसे विजुअलाइज करो, ठीक है। तो कच्ची रोड टाइप की होती है जंगल के अंदर, उसको बोलते हैं फायर लाइन। उसको बार बार क्लियर करना पड़ता है साल साल में कि उसमें झाड़ियाँ ना हो जाए ताकि आग ना फैले। तो फायर लाइन बनाई जा रही है 50,000 किलोमीटर्स तक, 2030 तक बना देंगे कह रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता। बीच में वीडियो आया था, हमारे जो हरक सिंह रावत हैं हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो इन्होंने एक इतनी सी वो लगी रखी थी लकड़ी, पता नहीं कहीं कार से जा रहे होंगे, देखा होगा आग लगी है, तो उनके मन में आया होगा कि चलो मैं भी आग बुझाता हूँ, है ना। तो ऐसे झप झप करके मार रहे थे उस पर, उससे हुआ कुछ नहीं, लोग मजाक और उड़ाया कि भाई क्या कर रहे हो, आग को सहला रहे हैं, हवा दे रहे हैं उसको, और ना, ठीक है। तो जंगल की आग ऐसे बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जंगल में अगर एक बार आग लग गई, एक तो बहुत तेज़ी से फैलती है और उसको बुझाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसका तरीका एक जो मतलब लिमिटेड इफेक्टिव है, हमेशा ये भी इफेक्टिव नहीं होता, वो है फायर लाइन। बीच में फायर लाइन डाल दो, उस तरफ आग नहीं जाएगी। तो ट्राई किया जा रहा है बनाने का। अच्छा, एक टर्म है यहाँ लास्ट में, कैंपा। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये तुमको घर पे देखना है क्या चीज़ है, ठीक है। कैंपा, CAMPA एक्रोनिम है, मोदी जी ने नहीं बनाया, पहले से था। इस पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी हैं। बेसिकली ये कंपलसरी अफॉरेस्टेशन के लिए होता है कि जो भी काम करते, जैसे रोड बना रहे हो, पेड़ कटेंगे, जो भी एजेंसी रोड बना रही ना, उसके ऊपर होता है कि पहले तो पैसा जमा करा पेड़ का, और उससे फिर एफॉरेस्टेशन होगा, हर पेड़ का पैसा जमा होगा, और उस पेड़ के थ्रू जहाँ जहाँ भी जगहें होंगी वहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। जितने पेड़ काटे हैं उससे ज़्यादा डबल पेड़ लगाए। तो आप पढ़ना उसके क्या चीज़ है, क्या नॉर्म्स हैं, मैं नहीं बताऊँगा। ओके, फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, लोगों को लगता है कि यार पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते होंगे, सब जगह शायद 90% से ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है।
दो तीन चीज़ें, ये जो पूरा चार्ट है इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज़ रुद्रप्रयाग, 90.91%। रुद्रप्रयाग छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स है या उससे भी कम होगा। हाँ ठीक है, उससे सबसे छोटा है। नहीं, बागेश्वर से छोटा है रुद्रप्रयाग। तो वहाँ पे 90% एरिया में फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर उत्तरकाशी 90% वहाँ पे। उत्तरकाशी इज़ वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा एरिया है। तो आप सोचो, क्वेश्चन अगर आता है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है? उत्तरकाशी। परसेंटेज टर्म्स में रुद्रप्रयाग। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन भी उत्तराखंड का, अगर 100 फॉरेस्ट हैं, 100 पेड़ हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी उत्तरकाशी से आएगा नेचुरली, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीज़ें देखो। सबसे कम फॉरेस्ट है हरिद्वार में। ठीक है, लास्ट में है हरिद्वार। क्यों? हरिद्वार में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हरिद्वार में जो फॉरेस्ट है वो बहुत घना और बड़ा फॉरेस्ट है। राजा जी नेशनल पार्क है वहाँ पे, हरिद्वार में है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि केवल 30% है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट। फिर एक चीज़ और नोट करना, पहाड़ी एरियाज में, पहाड़ी जिलों में देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट जिसमें 50% से ऊपर फॉरेस्ट नहीं है, दैट इज बागेश्वर। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ओनली 49% फॉरेस्ट। इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट with less than 50% of forest cover, that is बागेश्वर। तो 4-5 डेटा पॉइंट आ गए। परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज़्यादा, एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे ज़्यादा, सबसे कम कहाँ पे है, और पहाड़ी जिलों में सबसे कम कहाँ पे है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी। तो जो पहला इनिशिएटिव है वो फंडेड है जीका से, JICA। जीका बेसिकली जापान की एक एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल एड देती है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ना अपने अपने इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं जो उधार देते हैं बाकी कंट्रीज़ को वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, कंजर्वेशन के, इस तरह के लिए। सो दिस इज़ जापान एजेंसी, JICA। फुल फॉर्म घर जाके रट लेना, जीका। ठीक है, यहाँ नहीं, इकोनॉमिक्स में काम आ सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वो चला रही है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल हाथी हैं उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में, शहरों में घुस जाते हैं, गाँव में घुस जाते हैं, रोड पे कभी किसी आदमी को मार देते हैं, अभी कुंभ में भी घुस गए थे। ठीक है, परेशान करते हैं, जो भी है। तो दिस इज कॉल्ड मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इससे भी ज़्यादा होता है लेपर्ड्स का, पहाड़ी एरिया में, जिसे कहते हैं तेंदुआ, गुलदार, बहुत घरों में घुसता है, बच्चों को ले जाता है, जो भी है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट। तीसरा है बुग्याल। अब बुग्याल क्या होते हैं? गुड, चारागाह, ग्रासलैंड। ठीक है, मेडोज कह सकते हो। ठीक है, हिमालयन मेडोज। कहाँ होते हैं? हिल्स में पहाड़ के टॉप पे। देखो बता दो, बुग्याल जो है ना, स्पेसिफिक लोकेशन है, मिडिल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में होते हैं। ठीक है, देखो दो तरह की वैलीज आपको मिलेंगी। एक तो वैसी हैं जैसे देहरादून एक वैली है ना, शिवालिक, और मिडिल हिमालयाज के बीच में नीचे शिवालिक है ना। हमारे हरिद्वार जाते हो रास्ते में नहीं पड़ता वो, कौन सा है पास, कौन सा पड़ता है बीच में, टनल है, अटल टनल यहाँ है। वाह मोदी जी कहते हैं ना कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। अरे सहारनपुर जाते हैं, डाट काली वाला क्या नाम है उसका, मोहांड। तो मोहांड एक पास है, टनल है वहाँ नीचे। ठीक है, तो वो कहाँ है? वो पहाड़ों में ही तो, पहाड़ी एरिया नहीं है। हरिद्वार जाते हो तो भी पड़ता है, ट्रेन से जाओगे टनल भी पड़ेगी। ठीक है, तो वो शिवालिक से छोटे छोटे हैं। मसूरी चले जाओगे मिडिल हिमालयाज में आ गया, बीच में देहरादून है। ठीक, लेकिन बुग्याल्स होते हैं ग्रासलैंड्स, वो जो मिडिल और अपर हिमालयाज के बीच में होंगे, मिडिल और ग्रेट हिमालयाज। स्पेसिफिक लोकेशन है, वहीं होते हैं वो।
हिमाचल और हाँ 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 जी हाँ जी, हिमाचल और हिमाद्री के बीच में होंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि वो हाइट पे होते हैं तो अधिकतर बुग्यालों में विंटर के एरियाज में बर्फ पड़ी रहती है। कुछ एग्जाम्पल ले लो, ओली, ओली फेमस है किस चीज़ के लिए? स्कीइंग होती है। अधिकतर बुग्याल्स आर वेरी गुड फॉर स्कीइंग, ठीक है। तो आपका ओली बुग्याल हो गया, दयारा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल, इवन वैली ऑफ फ्लावर्स वो भी बुग्याल है, ठीक है। वहाँ स्कीइंग नहीं करते बट है तो बुग्याल ही ना, ठीक। तो मतलब थोड़ा सा वो ध्यान में कर लेना कहाँ पे है, कुछ उसके एग्जाम्पल्स और किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं बुग्याल। हालांकि ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ही नो डाउट, और भी बहुत सारे बुग्यालों के नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुग्याल प्रोजेक्ट है उनको कंजर्व करने के लिए कि बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान ना हो। बीच में क्या हुआ था, अभी आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में बड़ा बवाल हुआ, रॉयट्स हुए। उन दंगों के पीछे में जो लोग थे उनका नाम था गुप्ता ब्रदर्स, ठीक है। इंडिया के सहारनपुर के हैं, तो वहाँ बस गए वो 3 भाई हैं गुप्ता, और उन्होंने ना पिछला जो उनका प्रेसिडेंट था उसके खास थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया वहाँ पे। और फिर यहाँ उन्होंने उत्तराखंड में 300 करोड़ की शादी करी अपने बच्चों की, 300 करोड़। बुग्याल गए वहाँ पे, पूरा बुग्याल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कंजर्वेशन करेंगे, शायद अगली बार गुप्ता जी लोग ना आए। खैर, तीसरा अब ये है, नेक्स्ट है इको टास्क फोर्स। ये थोड़ा सा ध्यान दिमाग में रख लेना कि इसमें क्या करते हैं, जो रिटायर्ड फौजी है ना, उत्तराखंड में कम से कम 1 लाख आदमी तो होंगे जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इको टास्क फोर्स, जैसे फायर लाइन की बात कर रहे थे कि भैया आप जंगल में फायर लाइन बनवा दीजिए, ठीक है। वो रिटायर्ड हैं, एबल बॉडीड है, इतनी ताकत है, कर सकते हैं, ठीक है। तो इको टास्क फोर्स बनाई गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, काम उनसे करवाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इको टास्क फोर्स सारा कुछ काम करती है ना, केवल वही नहीं, फायर लाइन ही नहीं, जो रिफॉरेस्टेशन कर रहे हो और भी बहुत सारे काम, जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम गवर्नमेंट करवाना चाहे उनसे करवा सकती है। सो 2 चीज़ों का कन्वर्जेंस हो गया कि भाई एक उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी अच्छा हो गया, गुड स्कीम। फिर एक बढ़िया बढ़िया स्कीम के नाम है, देखो, हमारा पेड़ हमारा धन। इस तरह की स्कीम्स ना निकालते रहते हैं, जैसे पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, 1-2 साल पहले बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, गोबर धन, गाय के गोबर से पैसा मिलेगा, ठीक है। हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, अब कोई उसका नाम नहीं लेता। ऐसे ही है हमारा पेड़ हमारा धन, कि आप अपनी ज़मीन में पेड़ लगाओ और उसके बाद में पर पेड़ 300-350 रुपये की FD आपके नाम पे करा दी जाएगी, पैसे मिलेंगे पेड़ लगाने से अपनी ज़मीन पे। तो कहाँ, जहाँ बंजर ज़मीन है, नेचुरली कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड में तो लगाएगा नहीं, बंजर ज़मीन है, वहाँ पेड़ लगाइए, पैसे कमाइए, ताकि थोड़ा एफॉरेस्टेशन हो। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, वो बोला कि भाई बच्चों को थोड़ा प्रमोट करने के लिए कि तुम्हारा पेड़ है। हमने भी बचपन में लगा रखे हैं, जब हम पहाड़ में पढ़ते थे ना, छोटा छोटा पेड़ देते थे, पॉपुलर का पेड़, पॉपुलर का पेड़ का प्लांटेशन होता है, वो लगा दिया, अब तो कट भी गया होगा। तो प्रमोट करने के लिए हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, ये जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना, इसका बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड में एक जन आंदोलन चला था, मैती, पढ़ेंगे बाद में, कल्याण सिंह रावत एक आदमी थे, उन्होंने बनाया था। वो क्या कहते थे कि जब लड़की हो ना तो वो अपने गाँव में एक पेड़ लगा दे, मैती, मैथ का मतलब होता है मायका, कि फिर उसको वो राखी वाखी बांधे कि ये मेरा भाई है, फिर वो आती रहती है, उसके लिए थोड़ा उसका प्रोटेक्शन होता रहता है, ठीक है। तो इमोशनल कनेक्शन से ही पॉसिबल है कि आप कोई चीज़ कर पाए, नहीं तो फिर अब देखो जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ, इतनी बड़ी आर्मी 3 लाख लोगों की, इमोशनल कनेक्शन है नहीं, भाग गए, ख़त्म हो गया, प्रेसिडेंट भी भाग गया वहाँ से। खैर, इको टूरिज़्म, इको टूरिज़्म का मतलब कि जहाँ पे अच्छी इकोलॉजी है, जैसे आप कह सकते हो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऊपर वैली ऑफ फ्लावर्स है, या फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, उन जगहों पर जा कर के कुछ सफारी वगैरह इस तरह की बना दी जाएगी। आगे कुछ लिखे हुए हैं इनिशिएटिव्स, जैसे टाइगर सफारी बनाई गई है कॉर्बेट में, एक एरिया है पाखरो, ठीक है, वहाँ पे टाइगर सफारी बनाई गई, आओ अब टाइगर दिखाएंगे और उसके बाद घर वापस जाना। फिर एक जगह लंका है गंगोत्री नेशनल पार्क में इन उत्तरकाशी, वहाँ पर उन्होंने लेपर्ड, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना दिया। स्नो लेपर्ड तो आई थिंक ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हैं, बहुत ही कम बचते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्शन से एक लेवल पहले ही हैं वो। तो
वहाँ पर उनका कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है कि उनको पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। हरेला स्कीम है पेड़ लगाने के लिए, हरेला एक यहाँ पे फेस्टिवल होता है कि उस पर पेड़ लगाइए। एंड देन मॉस गार्डन, ये नोट कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉस गार्डन एक खोला गया। मॉस का मतलब समझते हो? हाँ जी, तो जंगलों में है ना लाइकेंस, ठीक है। तो मॉस बेसिकली काई बोलते हैं हिंदी में ना, उस टाइप का होता है। तो अलग एक टाइप की नहीं होती, वो कई टाइप की होती है मॉस। तो उसके लिए गार्डन बनाया गया नैनीताल में स्पेशली कि यहाँ पर आइए, आप देखिए अलग अलग किस तरीके का ये है। ये भी इकोसिस्टम का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको पता होगा पेनिसिलिन है ना, ऐसे ही मिली थी, मॉस से मिली थी। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी। चलो ठीक है, आज इतनी ही थी क्लास। थैंक यू वेरी मच। जो ऑनलाइन है आप रुके रहें, इसी आपका जो लिंक है इस पर थोड़ी देर में 5 to 10 मिनट्स में दूसरी क्लास चालू होगी। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और अगर क्लास में जो लोग पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया कम कैसे हो गया? जैसे लैंड जब मिली होगी फॉरेस्ट को, डिपार्टमेंट को 70%, 50 है कि मतलब कट गया फॉरेस्ट? नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉरेस्ट एरिया है 70% और फॉरेस्ट कवर है 45%। कुछ फॉरेस्ट कट गया, कुछ फॉरेस्ट वहाँ पे कभी था ही नहीं, वो फॉरेस्ट के अगल बगल की ज़मीन थी, है ना, प्रोटेक्शन के लिए दे दिया। वहाँ पर उन्होंने अपने गेस्ट हाउस, डाक बंगले सब कुछ बना रखे हैं जो बनाते हैं, तो वो भी उन्हीं के पास में है ना। पहले नो डाउट मतलब 45 से ज़्यादा ही होगा, 55-60 होगा, लेकिन कुछ ज़मीन उनके पास पहले भी एक्स्ट्रा थी। और अभी तो खैर लैंड कुछ फॉरेस्ट कट भी गए हैं धीरे धीरे। जब एक बार शायद जब वो थे जावड़ेकर जी जब मिनिस्टर थे, तो रिपोर्ट आई थी, नाम लिया मैं रिपोर्ट का, उसमें लिखा था कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन भी एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे इसमें ग्रुप ऑफ ट्रीज होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो एक्चुअली सर्वे, जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वो सर्वे सैटेलाइट वगैरह से करके करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो ज़्यादा डेंस, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, तो उसको वो लोग कंसिडर करते हैं, बाकी कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे अगर ऊपर से देखेंगे तो गांधी पार्क को कंसिडर नहीं करते। हाँ चलिए ठीक है, यस सर डेमो क्लास में बता देना आपने कि आज लास्ट क्लास। हाँ ऑब्वियसली, मतलब दिस इज़ द सेकेंड एंड लास्ट क्लास फॉर डेमो। इसके बाद में आपको जिसको देखना है ऑनलाइन पे देख सकते हैं, बट ऑफलाइन वी वोंट प्रोवाइड। ठीक है, चलो। सो 5 to 10 मिनट्स यहीं पे चालू होगा। सेशन तो चल ही रहा है ऑनलाइन। हाँ जी, पॉज करना होगा OBS। नहीं, हाँ OBS पॉज नहीं किया, कर देता हूँ। पॉज गया, उसको स्टॉप कर देता हूँ।